नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का आज 5वां दिन है। इस दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान भी दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड ने अपनी आर्थिक हालत को काफी मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खर्च पर नियंत्रण रखा है और टैक्स की वसूली को भी बेहतर बनाया है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने नियमों का पालन करते हुए राज्य की आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कहा कि राज्य ने एफआरबीएम के नियमों का पालन किया है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी सभी को बताया कि उत्तराखंड लगातार रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में है, यानी सरकार की आमदनी उसके जरूरी खर्च से ज्यादा रही है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी ध्यान रखा कि राज्य का कर्ज और घाटा तय सीमा के अंदर हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वित्तीय अनुशासन और सही योजना की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सरकार आगे भी विकास के कामों के साथ साथ आर्थिक संतुलन बनाए रखने पर ऐसे ही जोर देगी। तो सीएम धामी का यह बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड बजट सत्र का आज 5वां दिन है, जिसको लेकर सीएम धामी खुद मौजूदा स्थिति की बात बताते नजर आए हैं। उन्होंने उत्तराखंड में क्या मौजूदा स्थिति है, उत्तराखंड कितना आगे बढ़ रहा है, किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी सभी को दी। उत्तराखंड को हाल के वर्षों में वित्तीय प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन एवं गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणीय राज्य के रूप में मान्यता मिली है। नीति आयोग की कुछ दिन पूर्व प्रकाशित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में रिपोर्ट 2023-24 में पुनः उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा गया है। रिपोर्ट में उत्तराखंड को उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों की श्रेणियों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग मुख्यतः राजस्व बढ़ोतरी, व्यय की गुणवत्ता, डेफिसिट मैनेजमेंट एवं ऋण प्रबंधन में सुधार का द्योतक है। अरुण जेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को विशेष दर्जा प्राप्त हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की रक्षक और आस्था का प्रमुख केंद्र श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर अब एक नए स्वरूप में नजर आएगा, जो यहाँ चारधाम यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर में बता दें आधुनिक वॉल वॉशर लाइटिंग व्यवस्था स्थापित कर दी है। बता दें, शाम ढलते ही ये पौराणिक मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है, जो देखने में अत्यंत भव्य और मनमोहक लगता है। बता दें, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने इस कंप्यूटर आधारित प्रोग्रामिंग लाइटिंग सिस्टम को तैयार किया है। इस तकनीक की खास बात यह है कि कंप्यूटर के माध्यम से इसके रंगों और पैटर्न्स को बदला भी जा सकता है, जिससे रात के समय मंदिर की आध्यात्मिक सुंदरता और भी ज्यादा निखर जाती है। बता दें, जिला प्रशासन का यह भी मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर वातावरण मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। धारी देवी के बाद अब जिले के अन्य प्रमुख मंदिरों को भी इस तरह सजाने की योजनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इस पर विचार भी लगातार किया जा रहा है। जैसे माँ धारी देवी हमारे श्रीनगर गढ़वाल में सिचुएटेड है, तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे हमें उनका धारी देवी माता का आशीर्वाद भी मिलता है और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पे जाते हैं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम मतलब उनका सौंदर्यीकरण भी मंदिर का करें और वहां पे जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसका भी विस्तार और ज्यादा करें। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने इसके लाइटिंग के लिए एक प्लान बनाया था और जो हमारे पर्यटन अधिकारी और एसडीएम के माध्यम से फिर हम लोगों ने उसका पूरा प्रेजेंटेशन भी बनाया और उसमें जो हमारी वॉल वॉशर लाइट्स होती हैं उस प्रकार की लाइट्स वहां पे स्थापित कर ली गई हैं। तो अभी लगभग एक हफ्ते पहले वो काम कंप्लीट भी हो चुका है और उससे हमारे जो रात में जो गुजरने वाले यात्री हैं वो कई बार मतलब वहां पे उतना ध्यान नहीं जाता था, तो वो रात में भी एक अच्छे जो हमारा रिलीजियस सेंटर है उसके रूप में और ज्यादा उभरेगा। जिनको नहीं भी पता है कि वहां पे कोई मंदिर है उनको भी कम से कम उन्हें ये पता भी चलेगा। और इसके साथ में हम लोगों ने बोर्ड आदि भी वहां पे और अट्रैक्टिव लगाने के लिए कर रखा है, तो वो बोर्ड भी।
इसके साथ आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र से एक बहुत बड़ी और आपको बता दें राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने वन भूमि पर लंबे समय से बसे हजारों परिवारों को मालिकाना हक उनका देने का एक ऐतिहासिक अब निर्णय ले लिया है। जहां सरकार के इस ऐलान के तहत वन भूमि पर काबिज लोगों को जल्द ही भूमिदारी अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही इस प्रक्रिया को आपको बता दें अमली जामा पहनाने के लिए ऐसी जमीनों को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया भी जाएगा। सरकार के इस कदम का भाजपा ने जोरदार स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सरकार की सराहना भी की और कहा कि ये उन लोगों की जीत है जो दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक सरकार जल्द ही एक ठोस नीति बनाकर वन भूमि में रह रहे लोगों को उनका मालिकाना हक सौंपेगी, जिससे प्रदेश के एक बड़े वर्ग को सीधा फायदा पहुंचेगा। गैर आरक्षित घोषित होगी ऐसी वन भूमियां। बता दें एक बड़ा फैसला सामने आने वाला है जिसको लेकर सभी लोग उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी ने भी अपना इस पर रुख साफ किया है। भाजपा ने जोरदार स्वागत किया है इस फैसले का। गैरसैंण बजट सत्र में सरकार का ये ऐलान है जिसको लेकर सभी लोगों की नजरें इस पर लगातार टिकी हुई थी। वन भूमि पर बसे लोगों को उनके मालिकाना हक दिलाने के लिए लगातार सदियों से प्रयास चल रहे थे, जिसको लेकर अब फैसला होता नजर आ रहा है। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं मथुरा दत्त जोशी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य बयान है, क्योंकि वन भूमि में बसे लोग मालिकाना हक के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम मामले अदालतों में भी चल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से ऐसे भूमि के हितों की रक्षा के लिए बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार इसके लिए एक अलग से नीति बनाकर और कैबिनेट में इसका फैसला लेकर निश्चित रूप से इनको मालिकाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बता दें मदरसों को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया है और देते हुए उन्होंने बता दें विपक्ष के आरोपों पर अपनी साफ बात भी कही। मुख्यमंत्री धामी ने यह साफ कहा कि कुछ विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को मदरसा शब्द से परेशानी है और इसी वजह से सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का मकसद किसी धर्म या संस्था को निशाना बनाना बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कहा कि अगर किसी भी मदरसे की आड़ में गलत काम होंगे या शिक्षा के नाम पर देश के खिलाफ सोच सिखाई जाएगी तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने भी इस पर कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ मदरसों में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट सरकार को लगातार मिल रही थी। इसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और व्यवस्था को ठीक करने के लिए मदरसा बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेहतर और सही शिक्षा देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके की बातें सामने आ रही थी और बार बार मदरसों में तमाम गतिविधियों का संचालन होता है, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ रही थी। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम भी उठाए थे। सरकार द्वारा विगत वर्षों में उसमें कुछ सख्ती भी की थी और एक अलग से मदरसा बोर्ड बनाने की बात भी हुई थी। वहां की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अलग से अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग बनाने की बात भी सरकार ने निर्णय लिया और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से उसका सीधा सा अर्थ है कि हम निश्चित रूप से धार्मिक आधार पर शिक्षा न देकर तकनीकी आधार पर, और जो लोग अभी तक उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको केवल कुछ मामलों तक ही सीमित रखा जा रहा था, उनकी शिक्षा को गुणात्मक सुधार लाते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यों नहीं उनके हाथ में भी
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी वाराणसी में चल रहे बजट सत्र के दौरान अब कुपोषण के मुद्दे पर सियासत चरम पर पहुंच गई है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सदन में ये बहस, आपको बता दें, उस समय विवाद में बदल गई जब कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार की अपनी ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बता दें, ये साफ बताया कि साल 2022 में जहां प्रदेश में 932 बच्चे कुपोषित थे, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 2998 हो गई है, यानी करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने संसद की एक रिपोर्ट का जिक्र भी किया और उस पर दावे भी किए कि उत्तराखंड में 5 साल से कम उम्र के 25% बच्चे और 50% से ज्यादा महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। हैरानी की बात यह रही है कि आंकड़ों की इस जंग में भाषा की मर्यादा भी साफ टूटती नजर आई है। बीते रोज जब काजी निजामुद्दीन ने यह मुद्दा उठाया तो संसदीय कार्य मंत्री ने पलटवार किया और करते हुए कांग्रेस विधायक और उनकी पार्टी को ही कुपोषित बता दिया है। इस व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इसे जनता का अपमान बताया जा रहा है। देश की 1/4 से ज्यादा बच्चे उत्तराखंड में अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की उत्तराखंड सरकार ने, और आपके पास भी होगी वो कॉपी या नहीं होगी आर्थिक सर्वेक्षण की, उसका पेज नंबर 329 देख लेना, पेज नंबर 329। अति कुपोषित बच्चे 2022 में है 9,952 और 2025-26 में 2,978। कितने गुना हो गए? कितने गुना हो गए? 3 गुना से ज्यादा। इसको क्या बोलेंगे? बच्चे कुपोषित हो रहे हैं उत्तराखंड के, तो मंत्री को ना बोलूं, सदन में ना बोलूं मैं? अब आइए आप, पकड़िए 1 मिनट, अब और आइए आप। अभी संसद में सवाल पूछा गया 2025 में भारत के कुपोषण पर, ये देखिए, ये माल न्यूट्रिशन पर, ठीक है। अब उसमें उत्तराखंड पर आता है, ये रहा, पूरी डिटेल है पूरे प्रदेश की। 1/4 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, अंडर 5। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में ट्रकों की अवैध पार्किंग बड़ी समस्या बन गई है। प्रशासन ने बाहर से आने वाले ट्रकों के लिए पार्किंग बनाई है, लेकिन इसके बावजूद कई ट्रक, आपको बता दें, कंपनियों के बाहर और सड़क किनारे खड़े रहते नजर आए हैं। इससे सड़क जाम हो जाता है और दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ जाता है। दिन में सड़कों पर कुछ हद तक व्यवस्था रहती है, लेकिन शाम होते होते कंपनियों के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें लग जाती हैं। सड़क दोनों तरफ ट्रकों से भरी होने के कारण संकरी हो जाती है। इस वजह से बड़ी दुर्घटनाओं का भी डर बन जाता है। अधिकारियों ने यह साफ कहा है कि नियम तोड़ने वाली कंपनियों को नोटिस दिया जा रहा है और जो ट्रकों ने नियम नहीं माने उन्हें, आपको बता दें, ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने अब साफ भी कर दिया है। यातायात व्यवस्था को अवरोध पैदा करते हैं, तो इसके लिए हमारे द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जाती है। हमारे द्वारा ये जो कंपनीज हैं जिनके बाहर ये वाहन अवैध रूप से खड़े हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही आरएम सिडकुल के साथ मिलकर अब हम वहां पर बोर्ड्स भी लगा रहे हैं कि जो भी गाड़ियां अवैध रूप से खड़ी रहेंगी हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ताकि उनका जो भी काम होगा वो रुक जाएगा। जी, यही समस्या है, इसी कारण हमारे जो दल है और हमारे जो बाइक स्क्वाड है, इनकी चालानी कार्रवाई की जाती रही है अवैध रूप से खड़े होने को लेकर। साथ ही आरएम सिडकुल के सहयोग से, जैसे कि मैंने बताया, हम बोर्ड्स लगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार की आपको बता दें, भगवानपुर में नवरात्र और ईद के त्योहारों को देखते हुए फूड विभाग ने खाद्य कारोबारियों के साथ बैठक की है। इस उद्देश्य व्यापारियों का, बता दें, सुरक्षित और साफ सुथरा खाना बेचने के लिए जागरूक उनका करना था। उपायुक्त खाद्य और औषधि प्रशासन ने कुट्टू के आटे के सही उपयोग, भंडारण और निर्माण के तरीके बताए भी हैं। व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खुली बिक्री बंद करें और केवल पैकेट बंद कुट्टू का आटा ही
बेचे। बैठक में बता दें ये भी कहा गया कि पैकेट पर उत्पादन तिथि, बैच नंबर और उपभोग तिथि जरूर लिखी हो। आपको साथ में ये भी बता देते कि नमी युक्त या खराब कुट्टू का आटा और अन्य खराब खाद्य सामग्री बिल्कुल भी ना बेचें, ऐसे भी निर्देश अब दे दिए गए हैं। इस बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारी बता दें महिमानंद जोशी और उनके सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे। त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से कराने पर इस बैठक में साफ तौर पर जोर दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है रुड़की से। बता दें रुड़की में घरेलू गैस की बुकिंग और सप्लाई को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखने लगा है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष दीपक, आपको बता दें, लाखवान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने चंद्रशेखर चौक पर अनोखे अंदाज में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर बता दें सरकार और गैस एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का यह साफ कहना रहा कि गैस की बुकिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है और जिन लोगों ने बुकिंग कराई भी है उन्हें कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे आम परिवारों को भारी परेशानी हो रही है। चंद्रशेखर चौक पर यह अनोखा प्रदर्शन सबका ध्यान खींचता हुआ नजर आया। बता दें प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को वो और ज्यादा तेज करेंगे। तो ये एक अलग तरह का प्रदर्शन लोग करते नजर आए हैं। सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करते लोग अब तस्वीरों में देख सकते हैं। यूकेडी ने सड़कों पर ये कड़ा विरोध जताया है। उनकी साफ मांग है कि उनको लगातार आम लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर अब सरकार को कुछ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। जरूरत है सिलेंडर्स की, पर लोगों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी है कि आंदोलन को वो और ज्यादा उग्र करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो। ऐसा है, मोदी जी ने कभी कहा था कि थाली से बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारियां जो है उसका समाधान हो जाता है। देश के लोगों ने बजाई, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। अच्छा एक चीज और है, मोदी जी ने जो है बकायदा ये कहा था कि गैस जो बनेगी एक ढक्कन की जरूरत है। नाली के ऊपर एक ढक्कन रखो और उसके ऊपर जो एक पाइप लगा दो। हमारे पास वो ढक्कन भी है, वो पाइप भी है, सिर्फ जरूरत है सिलेंडर को भरने की। ये खाली है, इसमें जो है उसमें गैस भरी, ताकि आज हम जो सिलेंडर के दाम 60 रुपए जो बढ़े, पत्रकार महोदय ने शाम को 4 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा कि क्या देश में इसकी किल्लत है। उन्होंने कहा अगले 55 दिन के लिए हमारे पास सफिशिएंट है, और ठीक 2 घंटे बाद गैस के दाम बढ़ जाते। क्या ये निरंकुश कंपनियां हो गई जो ना 56 इंच के मोदी जी से पूछती, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछती है, चालान करते हैं जनता के। हर चीज महंगाई, बिजली बढ़ेगी तो जो है 1 सेकंड लगता है कि बिजली बढ़ जाती है। जो कंपनियां हैं वो निरंकुश हो चुकी है। इधर हम देखें तो अमेरिका हमारे से बिना पूछे युद्ध रोक देता है, अमेरिका ही डिसाइड कर देता है। इधर पेट्रोलियम मिनिस्टर से बिना पूछे सारी कंपनियां इन्होंने 60 रुपए जो है गैस पर बढ़ा दिए। बहुत ही निंदनीय चीज है। आज आवश्यकता हमें देश की 55% हम खुद उत्पादन करते हैं। बाकी बकायदा ये है कि जो प्रोसेस है वो कम से कम जो मन की बात में उन्होंने कहा कि आप कैसे जो है गैस नाली से बना सकते हैं। वो आज वो कॉपीराइट किसका है? हमारे देश का है। कॉपीराइट हमारे प्रधानमंत्री जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बता दें भाजपा नेता की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब सियासी बवाल मच गया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बता दें चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए धरना दिया है। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में बता दें दर्जनों कार्यकर्ता सीओ कार्यालय पहुंचे। उनका यह साफ कहना रहा कि ग्राम बरहेनी नई आबादी के एक व्यक्ति ने 8 मार्च को फेसबुक पर वीडियो डालकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए थे। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और पुलिस से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अब ये बड़ी मांग भी करती है।
जिला सचिव प्रशांत कुमार ने यह साफ कहा है कि शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ विभव सैनी ने वार्ता के बाद आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई होगी। तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का ये जोरदार प्रदर्शन सामने आया है। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। उन्होंने प्रशासन ने ये अपील भी की है सभी से कि कार्रवाई जरूर होगी, शांति बनाए रखें, पर ये धरना बंद करने के लिए अभी कार्यकर्ता सहमत नहीं है। इसमें इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति खतरंगी के रहने वाले खीम सिंह दानू, उनके द्वारा जो माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके खिलाफ विरोध टिप्पणी की गई। इनके द्वारा उनके खिलाफ जो खीम सिंह दानू उनके खिलाफ जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसमें पुलिस जांच कर दी है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमने समाप्त नहीं किया है, हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि प्रशासन हमको 2 दिन का समय हमसे मांग रहा है। हमारी सहमति नहीं बनी, हमने कहा कि हम 2 दिन का आपको समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि घटना 8 तारीख की है और आज 12 तारीख है। हमारे यहाँ के सहयोगी साथियों ने जो है उनको ज्ञापन और यहाँ तहरीर सौंप चुके हैं, रिसीविंग भी हो गई है, लेकिन प्रशासन समझ में नहीं आ पा रहा है। प्रशासन कह रहा है हम जांच कर रहे हैं, 4 दिन हो गए भी कौन सी जांच हो रही है? आप क्यों मौका दे रहे हैं? इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं कि भाई दोबारा मौका किसी न किसी को मिले? और दोबारा हमसे 2 दिन का टाइम अगर मांगा जा रहा है, आप बताइए, अगर हम 2 दिन का टाइम अतिरिक्त और अगर दे रहे हैं तो 2 दिन के भीतर में अगर कोई और घटना उस संबंध में हो जाए, आक्रोश बढ़ जाए, तो क्या वजह है? क्या वजह है? ये प्रशासन को जवाब दे रहा है कि प्रशासन शासन के दबाव में है। और दरिया तर्जन इस बात का है कि कोई भीम सिंह धोनी करके है कि यहाँ उसके भाजपा का नेता है, उसने जो है हमारे नेता के बारे में माननीय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा सांसद और हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ और हमारे मुसलमानों के खिलाफ हमने कतला मुल्ला शब्द बोला है और हमारी भीम आर्मी की जो चीफ है उनके खिलाफ अब शब्द बोले हैं, वीडियो जारी करी है। उस व्यक्ति पर जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। अब वो टाइम गया कि कोई कुछ भी कह के चला गया, दिल में घुस गया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है मसूरी से। बता दें, मसूरी में कैंपटी रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी के पास गुरुवार को एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बता दें ट्रक धू धू कर जलने लगा और आसपास अफरा तफरी भी मच गई थी। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया है। बता दें, लोग डर के मारे दूर भागते हुए भी नजर आए। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम 2 फायर टेंडरों के साथ बता दें मौके पर भी पहुंची है। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रक सीएनजी से संचालित था, जिसकी वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैल गई है। ट्रक चालक मानू ने यह भी बताया कि वह कैंपटी से एक रिजॉर्ट में सामान उतार कर दिल्ली लौट रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। रास्ते में चिंगारी निकलती देख उसने तुरंत ट्रक रोक लिया और समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई है ट्रक चालक ने। साथ ही फायर सर्विस अधिकारी राजकुमार ने भी अपना रुख रखा है। उन्होंने कहा है कि आग काफी भयंकर थी और यदि समय पर काबू नहीं पाया जाता तो ट्रक में एक बड़ा विस्फोट हो सकता था। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच लगातार जारी है। मसूरी से बड़ा हादसा सामने आया है। बता दें, चालक सुरक्षित है। समय पर चालक ट्रक से उतर गया था, जिसके वजह से उसकी जान भी बची। मौके पर 2 टेंडरों के साथ फायर सर्विस पहुंची है, जिन्होंने आग पर काबू पाया और सभी को सुरक्षित बता दें अपनी जगह पर पहुंचाया। मसूरी में ट्रक में ये बड़ी आग का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सड़क पर भी अफरा तफरी मची है। तो यहाँ पे एक गेस्ट यहाँ पे आया, दोनों का सामने आग तो हमने नजर डालते हुए देखा तो कहीं आग नहीं थी। हमारे पास होटल दर्शन हमने सब देखे तो सब ठीक ठाक। थोड़ा आगे आए तो एक ट्रक में आग लगी थी। जिसे आग लगी थी मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और तुरंत यहाँ पहुँचे मैंने पुलिस को कॉल किया 100 नंबर पे। तो उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया। दिल्ली से लोड करके लाए थे, खाली करा कहाँ पर AW में रेट ये रिजॉर्ट है, उसमें माल लेके आए थे। अच्छा, क्या माल था इसके अंदर? इसके अंदर है और गद्दे। अच्छा, वापिस लौट रहे थे आप दिल्ली? वापिस दिल्ली जा रहे थे। तो क्या हुआ इसमें? इसमें जैसे अंदर शॉर्ट सर्किट लगा जैसे डैशबोर्ड के नीचे और एक साथ पूरी आग पकड़ गई। हमारे तक कल हमारी टीम 2 गाड़ियों के साथ पहुंची तो हमने देखा था उस समय ट्रक में काफी आग लगी हुई थी और जो आग के हमारे जो इस ट्रक में सीएनजी सिलेंडर है उसके पास पहुंच रही थी।
हमने सबसे पहले सीएनजी सिलेंडर के पास में वहाँ पे पानी और प्लस फोन को थोड़ा चार्ज किया, जिससे कि करना वो सिलेंडर ठंडा हुआ और तब उसके बाद हमने आगे कर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से एक अच्छी और प्रेरणा देने वाली खबर सामने आई है। बता दें, जसपुर के गांव मेघावाला में स्थित ग्लोबल मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल में आज बच्चों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम बता दें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से लगाया गया था। साथ ही इस दौरान बच्चों को कानून और उनके अधिकारों के बारे में आसान भाषा में जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में जसपुर की सिविल जज जहांरा अंसारी पहुंची। उनके साथ अधिवक्ता और पुलिस विभाग के लोग भी वहां पर मौजूद रहे हैं। स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधक, रिटायर्ड शिक्षक भीम सिंह, प्रधानाध्यापिका ग्रेसी मन्नार और सभी शिक्षकों ने उनका स्वागत भी किया है। इसके बाद बता दें, कार्यक्रम शुरू हुआ और बच्चों ने पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर कई सवाल भी उनसे पूछे हैं। जज जहांरा अंसारी ने बच्चों के सवालों का सरल तरीके से जवाब दिया है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है। तो ये बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां पर जज मौजूद रहे हैं, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक भी रहे, बच्चों को भविष्य के लिए प्रेरित भी किया गया है और कानून और उनके अधिकारों के बारे में सरल भाषा में उनको बताया भी गया है। स्कूल में ये बड़ा जागरूकता कार्यक्रम हुआ। बता दें, इसी को लेकर बच्चों ने भी अपने सवाल सभी के सामने रखे, जिसको लेकर उनके सवालों को लेकर जज और शिक्षक जो भी वहां मौजूद थे सबने सरल भाषा में जवाब दिए। उनके अधिकारों के बारे में बताया, कानून के बारे में बताया गया है। ये बड़ा जागरूकता कार्यक्रम हुआ है जहां बच्चों को भविष्य के लिए प्रेरित भी किया गया। के अंदर हम मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल में हैं, जहाँ की हमने एक लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया है। यहाँ 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, उन सबको मैंने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके बारे में बताया है। आजकल डिजिटल एरा है, तो उसमें जो डिजिटल क्राइम हो रहे हैं बच्चों के साथ, उनके बारे में बच्चों को अवेयर किया है। प्लस चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज जो होती है वो बताया है। और जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जानना जरूरी था कि राइट्स टू एजुकेशन क्या है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। देखिए, हमारे नालसा के डायरेक्शन पे ऑनरेबल नालसा ऑनरेबल डीएलसी के जो डायरेक्शन है उन पर हम टाइम टू टाइम लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं और फ्यूचर में भी ऐसे कैंप लगते हैं। Today we had the legal awareness program in our school, that is Global Millennium International School, Patrapur Road, and Judge Ma'am has come from the school court and many other lawyers and many other dignitaries from different departments has been present here in our school campus. We are very, very privileged to have ma'am, as she was sharing lots of the legal rights of our students or the society. And she also mentioned about how students are free or have the rights to save themselves from the digital attack, like from attack from phones, phone call or messages. And she also make them understand about their right to privacy and no child labors. Also, lots of articles have been. रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला क्षेत्र से किसानों की परेशानी की खबर सामने आई है। बता दें, थाना क्षेत्र के रामनगर डांडा गांव के रामनगर ग्रांट में किसानों ने भूमाफिया पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। किसानों का यह साफ कहना रहा कि कुछ लोग उन्हें दबाव में लाकर उनकी जमीन सस्ते दामों में बेचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मजबूर भी कर रहे हैं। पीड़ित किसान राकेश बड़ोनी ने इस बताया कि गांव के किसान आजादी के समय से ही वन विभाग के एक पुराने रास्ते से अपने खेतों तक आते जाते थे। इसी रास्ते से किसान खेती का काम करते हैं और अपने खेतों की देखभाल भी करते हैं, लेकिन अब इस रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। किसानों का आरोप है कि कुछ लोग इस रास्ते को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें पहुंचने तक अपने खेतों पर परेशानी भी हो रही है। पीड़ित किसानों ने सरकार और प्रशासन से ये भी मांग कर दी है कि उन्हें पुराने रास्तों से खेतों तक जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे आसानी से अपनी खेती कर सकें। तो ये किसानों की सरकार से एक बड़ी मांग सामने आई है। किसानों ने भूमाफियाओं पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। रास्तों को लेकर बता दें, ये विवाद सामने आया है।
खेतों के पुराने रास्ते को लेकर ये बड़ा मामला जो अब प्रशासन की नजर में भी है। प्रशासन लगातार कार्रवाई करेगा, ऐसा आश्वासन भी प्रशासन की तरफ से सामने आया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।